आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को जो बनाने का उद्देश्य है वो मदद करना है, हेल्प करना है। जब हम कोई चैनल बनाते हैं तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, लगातार वीडियो डालना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जा कर के हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, जो हमने टारगेट सेट किया है, उसको हम कहीं जाके प्राप्त कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। क्योंकि मदद करने का काम भी लगातार ही होता है। जो एस्पिरेंट होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं। जो भी उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया होता है उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी कभी कभी नहीं मिल पाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस के अंदर, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। और ये बात भी एकदम सही है कि जो लोग असफल होते हैं उसमें बहुत सारे योग्य भी होते हैं, लेकिन अब नहीं मिल पा रही है कामयाबी या नहीं मिली। तो इसके पीछे हम कारणों को थोड़ा सा अगर तलाशेंगे तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, पता लगा सकते हैं। होता यह है कि यूपीएससी की तैयारी में एक सिलेबस तो होता ही है और हम कोचिंग भी करते हैं, और कोचिंग करने के बाद मेहनत उसमें होती है, सारे नोट्स हम बनाते हैं, दोहराते भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं, लेकिन हमारा नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रीलिम से ही लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मेंस देने का मौका ही नहीं मिलता है। ऐसी भी सिचुएशन होती है। और कुछ लोग प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे में निकाल पाते हैं और मेंस में नहीं हो पाता, या कभी मेंस में हुआ तो फिर दोबारा प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी सिचुएशन रहती है। तो ऐसा कौन सा तरीका हमारे पास होना चाहिए जिससे हमें कामयाबी मिले, हम असफल ना हो, हमें अपना लक्ष्य मिल सके, इसके लिए हम किस तरह की तैयारी करें। तो उसमें मानी सी बात है कि एक सिलेबस तो हो गई। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग करें या ना करें, क्योंकि बिना कोचिंग वाले भी सफल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव में रहते हुए भी सफलता उनको मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम होती है। तो कोचिंग करना ना करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि NCERT लोग पढ़ते हैं, 6 क्लास से लेकर के 12 तक की पढ़ी जाती है। तो हमारे जो पढ़ने का ढंग होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, पढ़ना भी क्या होता है, पढ़ने में क्या होता है कि पढ़ने में अधिकतर ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर, कि लोग किताब पढ़ते हैं या NCERT पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसमें अंडर निशान लगा लेते हैं, और कुछ लोग जो निशान लगाते हैं उसी को नोट्स बना लेते हैं और फिर दोहराया जाता है। यही ज़्यादातर रहता है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर बोलने का काम है, बोलें, और फिर बोलने के बाद क्या होता है, लिखने का होता है। जैसे हम 10th क्लास की भूगोल की किताब, ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे हैं, मान लिया उसमें पहला चैप्टर संसाधन का है, यानी पहला वाला जो चैप्टर है संसाधनों एवं विकास का है। तो संसाधन के बारे में उसमें पहले तो परिभाषा दी है, फिर संसाधन के प्रकार हैं, यानी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। फिर भारत के संदर्भ में नियोजन की बात, संसाधनों, जो भी संसाधन होते हैं उसका नियोजन करना पड़ता है। तो पूरा चैप्टर शीर्षक के अंतर्गत यानी विभाजित किया जाएगा। सीधी बात है, उसको भाई कैसे किसी चैप्टर को लिखा जाएगा, सारी टाइटल के तहत ही तो जानकारी दी जाएगी, टाइटल सेट किए जाएंगे, उसी हिसाब से जानकारी दी जाएगी। तो शीर्षक को पहले पूरे चैप्टर के हमको देख लेना चाहिए कि इसमें कितने शीर्षक हैं, उसमें कौन सी जानकारी सब में दी हुई है, जो एसेंस वाली इन्फॉर्मेशन है उसको अपने जहन में रखें, और फिर सारे शीर्षकों को जोड़ के कनेक्ट करके बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं तो मेमोरी हमारी हमेशा नहीं बहुत शार्प हो जाती है, भूलते नहीं हैं हम। और मानी सी बात है कि जब हम बोलेंगे तो फिर ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, यानी मेमोरी हमारी शार्प होती ही चली जाएगी, क्योंकि रिटेंशन पावर बढ़ती चली जाएगी। तो पढ़ना, बोलना और फिर लिखना, तो हर चैप्टर को इसी हिसाब से कंप्लीट करें। अब जैसे हमने पूरी किताब को यानी पढ़ लिया 10th क्लास की ज्योग्राफी की, तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम चैप्टर 1 से लेकर के आखिर चैप्टर तक बोल सके, बता सके। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई ज़रा मिश्रण के बारे में बताइए, मिश्रण किसे कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर मिश्रण के बारे में रहता है, पोर्शन है। तो हम जानते हैं कि जो मिश्रण होता है वो, क्योंकि सबसे पहले तो हम मैटर की बात करते हैं, तो जो मैटर होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस में होता है, दूसरा मिश्रण में होता है।
अब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट में भी होता है, यानी उसका भाग, और वो कंपाउंड भी होता है। तो मिश्रण जो होता है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बनेगा, या 2 से 2 अधिक कंपाउंड से मिलके बनेगा, या एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से मिलके बनेगा। अब जब बनेगा तो 2 के घटक तत्व होंगे न, उसके कंपोनेंट होंगे। तो कंपोनेंट का कोई अनुपात तो कोई निश्चित ही नहीं होगा, उसका कोई अनुपात नहीं होता है। एक ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरा कम भी हो सकता है, तो उसमें कोई अनुपात तय नहीं होता है। घटक तत्व की जो अपनी क्वालिटी होती है वो रिटेन रहती है। अपने मिक्सचर का अपना कोई गुण नहीं होता है, बल्कि उसके जो कंपोनेंट होता है उन्हीं का गुण रहता है, और फिर कोई केमिकल चेंज भी नहीं होता है। इसी तरीके से जो उसके अंदर घटक तत्व होगा, उसकी अगर मात्रा किसी की ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी होगा उसका। जैसे अगर पानी में नमक ज़्यादा मिला दें तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। इसी तरीके से वो सजातीय भी होता है, विजातीय भी हो जाता है, यानी होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो कि हमसे कुछ भी पूछ लिया गया किसी भी उसमें, तो हम बोल सकते हो, बता सकते हों। और अगर हम नहीं बता पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब हो जाती है, कहीं से हम भूल गए, पूछ लिया जाता है, उसमें पूछ लेते हैं और फिर हम जवाब नहीं दे पाते और फिर प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है। तो अपनी तैयारी को इस तरह से मतलब डिज़ाइन करना चाहिए कि हम NCERT को जब पढ़ रहे हैं तो उसमें एक अपना एक बनाएं, एक उसकी सूची बना लेनी चाहिए कि हमने 6th क्लास की NCERT को पढ़ा है, इसमें ये चैप्टर थे, इसके शीर्षक ये हैं। 7th क्लास की जो भी है, जो भी हमने पढ़ा है, उसमें चैप्टर का नाम लिखें और उसमें जितने भी मतलब चैप्टर के बाद उसमें जितने शीर्षक हैं उसको लिख लिया जाए और फिर उसको बोला जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक सूची भी रहेगी, एक लिस्ट भी है, और उसके हिसाब से हम बोल भी रहे हैं। तो जब हम बोलेंगे तो हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर हम तभी बोल सकते हैं जब हमने गहराई के साथ समझा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोल ही नहीं पाते। उनसे पूछा जाए भाई बता दिए संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन इसे कहते हैं, मतलब पूरी तरह से जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं, वैसे बोलना पड़ेगा कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हो, जिसके निर्माण के लिए तकनीक उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाती है। ये एक प्रोसेस, एक तरीका है उसको बताने का। इसी तरह से हर चीज़ का एक फ़्लो होता है। तो अगर उस चीज़ का जो फ़्लो है उसको हम मेंटेन कर लें और जितनी भी चीज़ें हैं उसको कनेक्ट करके बोलें, तो हमारी मेमोरी कितनी बढ़ेगी। तो इसलिए जब हम सिविल सेवा में जा रहे हैं तो हमारे पास मतलब रिटेंशन पावर हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, धारण क्षमता। तो हमारी जब स्टाइल सही होगी पढ़ने की, तो ज़्यादातर सवाल तो NCERT से ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा नहीं होता है, बोलने वाले प्रोसेस पर इतना ज़ोर नहीं होता है, तो फिर हमारी समझ भी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि बोलने का काम तो तब होगा जब हमारी समझ सही होगी, हमने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अगर समझा होगा तभी हम बोल पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना और फिर बोलना, और फिर हफ्ते में उसी चैप्टर को जो हमने बोला है चाहे जब चाहे हम लिख भी सकते हैं, तो हमारे ऊपर है। और जब हम बोल रहे हैं तो मानी सी बात है कि एक प्रोसेस के तहत बोल रहे हैं, परिष्कृत हो करके बोल रहे हैं ना, कि उसको हमें प्यूरीफाई करके बोलना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उससे हमारी प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया ब्रेन की ओर बढ़ती चली जाएगी और हम मेन चीज़ पर आ जाएंगे। क्योंकि बोलेंगे तो हम तभी जब वो मुख्य घटक तत्व होगा उसी को बोलेंगे, हम एसेंस को ही तो बोलेंगे। तो एसेंस को आइडेंटिफाई करने की जो हमारी एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये जब हम काम करेंगे तो हमारा रास्ता आसान होगा। इसलिए पढ़ना और बोलना और लिखना, इन 3 चीज़ों पर फोकस करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी संपादकीय पेपर में आ रहे हैं तो उसका एसेंस हम उसी वक्त पकड़ लेंगे। क्योंकि हम तो बोल रहे हैं सारी चीज़ों को, और बोलने में वो मेन जो पार्ट होता है किसी भी टाइटल का, उसी को बोला जाता है। बस थोड़ा सा एक व्यवस्थित अरेंज्ड वे में उसी को बोला जाता है। तो इस तरह से अगर तैयारी की जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लिखने का काम हमारा बोलने के साथ ही चल रहा है। क्योंकि जब हम बोल लेते हैं तो फिर हमको लिखने में क्या दिक्कत है। तो यहीं पर अनुमति दें। उम्मीद है कि जो पहला वीडियो आपके सामने अपलोड किया गया आप उसको भी देखेंगे और इस बात को गहराई से समझेंगे कि इसमें क्या हकीकत है, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो यहीं पर इजाज़त दें आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।